अब देखिए मूलभूत संकल्पनाएं चैप्टर में आगे की परिभाषाएं। देखिए युगपत रेखिक समीकरणों के निकाय का हल, जैसे कि समीकरणों को हल करने पर उनकी प्रकृति किस प्रकार की होगी वो तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैट्रिक्स और सदिशों के रूप में भी उनकी प्रकृति किस प्रकार की होगी उस देखिए। जैसे कि केस फर्स्ट है कि यहाँ पर देखिए रो जो है वो सदिशों जो सदिश या मैट्रिक्स जो भी है उनकी प्रकृति को दर्शाएगा यहाँ पर, और कोई मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं रो यहाँ पर। अब देखिए रो ए यदि बराबर हो रो ए बी के, ठीक है, और उनको हल करने पर मान यदि हमें कुछ एन प्राप्त हो, एन मतलब निश्चित मान प्राप्त हो, जैसे कि कोई 1 2 3 या ए या बी जो भी मान प्राप्त हो, मतलब निश्चित मान प्राप्त हो, तो हम कहेंगे कि हल जो है वो अद्वितीय हल है, मतलब उसके जैसा और कोई नहीं है, वो एक ही अकेला हल है। यदि दूसरी कंडीशन देखिए, यदि रो ए बराबर हो रो ए बी के, लेकिन जो हल करने पर मान जो प्राप्त होता है वो एन से क्या हो, छोटा हो, एन से क्या हो, छोटा हो, तो हम कहेंगे कि अनंत हल है। क्या है, अनंत हल है, मतलब मान कुछ भी हो सकता है, निश्चित नहीं है कि एक ही मान होगा। उसके बाद में यदि दोनों बराबर ही ना हो, ठीक है, दोनों समीकरण या मैट्रिक्स दोनों बराबर ही ना हो, तो हम कहेंगे कि असंगत हल है, इनका हल संभव ही नहीं है। आधारी हल में देखिए मैंने मैट्रिक्स को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, समीकरणों को मैट्रिक्स के रूप में भी मैंने पहले बताया है पिछले वीडियो में, बी एक्स बराबर बी के रूप में। यहाँ पर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बी अक्स बी बराबर बी। यहाँ पर जो अक्स बी है आपका ये सदिशों आधारी चरों का सदिश का प्रतीक है, ये आधारी चरों के सदिश को दर्शाता है। मान लीजिए मैं यदि इसका परिवर्त निकालना चाहूँ, जैसे कि बी का परिवर्त निकालना है, ठीक है, परिवर्त निकालने के लिए मुझे जो फॉर्मूला चाहिए तो उसको प्राप्त करने के लिए जैसे मान लीजिए मैं बी इनवर्स को दोनों पक्षों से गुणा कर दूँ, यहाँ पर बी इनवर्स गुणा कर दिया, यहाँ पर भी बी इनवर्स गुणा कर दिया। देखिए बी इनवर्स और बी इनवर्स गुणा होंगे तो आई आ जाएगा, जिसको किसी से भी गुणा कर दो वही मान आ जाता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहाँ पर बच जाएगा अक्स और यहाँ पर बी इनवर्स बी और बी इनवर्स बी, तो अक्स बराबर क्या आ जाएगा, बी इनवर्स या बी प्रतिलोम बी, ठीक है। यहाँ पर आपका जो अक्स बी है ना वो आधारी चरों का सदिश है, ठीक है। इसमें देखिए हल करने के लिए तो मैं आपको एग्जाम्पल से बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा कि आधारी हल किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस समीकरण को याद रखिए, परिवर्तन निकालने के लिए हमें जो आधारी हल के लिए जो हमें समीकरण चाहिए वो इसी से हम निकालेंगे। लेकिन देखिए आधारी हल के लिए हम पहले यह पता करेंगे कि क्वेश्चन में कि उसके आधारी हल होंगे कितने, तो उसको हम संचय जो है ना हमारा NCM क्रम से संचय उसी प्रकार से निकालेंगे, जैसे कि NCM से ही निकालेंगे कि आधारी हल होंगे कि। यहाँ पर देखिए n जो है वो तो हमारे जो चुने गए सदिश हैं, कितने सदिश हैं वो दर्शाएंगे, और m जो है वो दी गई समीकरणों की संख्या होगी। आप इसको याद रखने के लिए नॉर्मली इस प्रकार भी याद रख सकते हो कि n जो है आपका स्तंभों की संख्या होगी और m जो है वो पंक्तियों की संख्या होगी। देखिए वो आगे मैं बता दूंगा आपको। अब देखिए इसके दो प्रकार भी है कि आधारी हल किस प्रकार का है, कि अनअपभ्रष्ट है या अपभ्रष्ट है। अनअपभ्रष्ट तो तब होगा कि जब यदि आधारी हल में प्रत्येक आधारी चर का मान अशून्य हो, मतलब शून्य न हो, तो इसे हम अनअपभ्रष्ट कहेंगे। और यदि शून्य मान प्राप्त हो जाता है, आधारी चर का मान यदि शून्य प्राप्त हो जाता है तो हम कहेंगे अपभ्रष्ट आधारी हल है। अब देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न समीकरण निकाय के सभी आधारी हल ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइए कि वे सभी अनअपभ्रष्ट है, ठीक है। तो समीकरण दी हुई है x1 प्लस का 2x2 प्लस का x3 बराबर में 4, 2x1 प्लस का x2 प्लस का 5x3 बराबर में 5। अब देखिए जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दो समीकरण दी हुई हैं, तो मैंने इनको मैट्रिक्स के रूप में किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं ये आपको पहले बताया हुआ ही है, ठीक है, तो वो तो बताने की क्या आवश्यकता है। तो देखिए मैट्रिक्स हमारे पास इससे ए प्राप्त हो जाएगी ये, और x जो चर है वो हो जाएगा स्तंभ x1 x2 x3 क्योंकि तीन ही चर है, और b जो है वो बराबर के मान यहाँ पर आ ही जाएंगे। अब देखिए यदि मान लो मैट्रिक्स ए को अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 के रूप में मान लूँ स्तंभों को, ठीक है, तो अल्फ़ा 1 का मान ये हो जाएगा 1 2, ठीक है, और अल्फ़ा 2 का मान हो जाएगा 2 1, और अल्फ़ा 3 का मान हो जाएगा 1 5, ठीक है। ऐसा इसलिए माना है कि हमें स्तंभों की आवश्यकता पड़ेगी आधारी हल प्राप्त करने के लिए। अब देखिए अधिकतम आधारी हल कितने होंगे उसके लिए देखिए स्तंभ कितने हमारे पास 1 2 3 सदिश, एक स्तंभ को क्या कहते हैं सदिश भी बोल सकते हैं, तो सदिश कितने हमारे पास 1 2 3, तो 3 आ गया। सी m जो होता है यहाँ पर, ठीक है, n का मान तो 3 आ गया लेकिन m का मान 2, क्यों, क्योंकि हमें समीकरण कितनी दी हुई है 2, या फिर आपको पंक्तियाँ कितनी अब आपके पास 2, तो इस प्रकार भी आप 2 लिख सकते हो। इसको हल करोगे आप तो आपको मान 3 मिलेगा, ये आप पहले से ही जानते हो, ये मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए इसी प्रकार आधारित चर निकालना चाहूँ मैं, जैसे b1 b2 b3, तो वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे भी हमें b1 निकालना है तो उसे हम किस प्रकार लिखेंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 क्रमबद्ध लिखेंगे, और b2 निकालना है तो
आप अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 भी लिख सकते हो पहले, लेकिन मैंने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 ले लिए हैं। इसी प्रकार B3 निकालना है तो अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। इसी आप ध्यान रखना कि आधारित चर ज्ञात करने के लिए आप कभी भी क्रम को नहीं तोड़ोगे। मतलब जैसे कि यहाँ पर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 है ना, तो आप कभी भी अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 नहीं लिखोगे। इससे हमारे आधारित चर क्या मिल जाएंगे B1 में अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 मान रख दूंगा तो मुझे एक मैट्रिक्स मिल जाएगा ये। इसी प्रकार B में भी एक मैट्रिक्स मिल जाएगा और B3 में भी एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब देखिए, मुझे किसी का प्रतिलोम निकालना है तो पहले मुझे उसका एडजॉइंट निकालना होगा, फिर उसके मापांक निकाल कर भाग लगा देंगे तो उसका प्रतिलोम निकल जाएगा। जैसे कि देखिए, अब जैसे ए इनवर्स का प्रतिलोम निकालना है तो एडजॉइंट A/A का मापांक निकालेंगे। एडजॉइंट B1, एडजॉइंट B2, एडजॉइंट B3, उसे निकालना बहुत ही आसान है क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स है। तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को तो परिवर्त कर देंगे, इन दोनों को तो पद चेंज कर देंगे और इन दोनों के चिन्ह चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको, चिन्ह चेंज हो जाएगा और 2, और देखिए यहाँ पर मान 2 2 है तो कुछ पता नहीं चला। तो इसमें देखिए इन दोनों को तो हम चेंज कर देंगे। देखिए 1 की जगह 5 आ जाएगा, 5 की जगह 1 आ जाएगा। देखिए 5 1 आ गया और इन दोनों के केवल चिन्ह चेंज करेंगे तो -2 -1। इसी प्रकार से हमें एडजॉइंट B, एडजॉइंट B3, एडजॉइंट B1 सब मिल जाएंगे। और अब हम निकालेंगे इनका मापांक निकालेंगे। तो मापांक निकालने के लिए क्या है, पहले तो इसको सारणिक में बदल दो और फिर इस पद को इस पद से गुणा करके इस पद को इस पद से गुणा करके घटा दो। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा और 2 को 2 से गुणा किया 4, बराबर मान कितना निकला -3। हमेशा ध्यान रखना है कि B1 B2 B3 इन सब का मापांक निकालेंगे तो कभी भी मान 0 नहीं आना चाहिए। अब देखिए आधारी हल प्राप्त करना। ठीक है, जैसे कि हमारे पास B1 B2 B3 के आधारी हल प्राप्त करने हैं तो हम देखिए सूत्र क्या है हमारे पास, अक्ष B बराबर में क्या है, B का प्रतिलोम या B इनवर्स B स्मॉल b। तो देखिए अक्ष B1, अक्ष B2 और अक्ष B3 निकालना है। तो पहले देखेंगे अब अक्ष B1 और यहाँ पर भी हो जाएगा B1 का प्रतिलोम और B। देखिए B1 का प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, B का एडजॉइंट A लिख दिया और मापांक का भाग लगा दिया। मापांक का मान कितना आया था B1 का, -3 आया था, उसका भाग लगा दिया और एडजॉइंट A कितना आया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार B के हमारे पास 4 और 5 तो वो हमने लिख दिया। अब इनको हम यदि हल करेंगे तो हमारे पास 1 2 और 1 का एक स्तंभ प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए पंक्ति को स्तंभ से गुणा करो, स्तंभ को पंक्ति से गुणा करो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ को गुणा करेंगे तो पहला पद आ जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा करेंगे तो ये पद आ जाएगा। जैसे कि 1 को 4 से गुणा किया, फिर प्लस का चिन्ह, 5 को -2 से किया तो -10, तो 4 और -10 कितने हो गए, -6। और एक मैट्रिक्स में हम जानते हैं कि जो बटे में होता है या जो भी होता है वो पूरे पदों से गुणा होता है, तो 1/3 पूरे पदों से गुणा हो जाएगा, माइनस से माइनस तो कट जाएगा और 3 को भाग लगाएंगे 6 में तो वो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। इसी प्रकार देखिए अब देखिए B1 है, B1 को हल करने पर हमें ये मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अक्ष B2 को भी हम हल करेंगे तो एडजॉइंट B2 लिख दिया हमने, एडजॉइंट B2 का मापांक लिख दिया और स्मॉल b का मान लिख दिया, तो हल करेंगे तो हमें एक स्तंभ मिल जाएगा। अक्ष B3 के लिए भी हमें एक स्तंभ मिल जाएगा। अब देखिए इनको हल करने पर स्तंभ मिल गए हैं। अब ये मान किसके होंगे, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आधारी हल है उनको निकालने के लिए हमने क्या माना था, B1 के लिए α1 α2, B2 में माना था α1 α3 और B3 में माना था α2 α3। तो देखिए B1 में मैंने क्या माना था α1 α2, तो हम स्तंभ में यहाँ पर यह लिखेंगे α1 की जगह x1 और α2 की जगह x2। इसी प्रकार B2 में मैंने माना था α1 α3, तो हम यहाँ पर B2 के आधारी हल में क्या लिखेंगे α1 की जगह x1 और α3 की जगह x3। इसी प्रकार B3 की जगह भी x2 और x3 लिखेंगे और इन स्तंभों को सीधा सीधा इनके बराबर कर देंगे। जैसे कि हमारा पहला आधारी हल निकालना चाहते हैं तो देखिए x1 की जगह तो आ गया 2, ठीक है, और x2 की जगह आ गया 1 और x3 इसमें है नहीं है तो हम लिखेंगे 0। इसी प्रकार इस पद में देखिए x1 की जगह कितना है 5 और x2 देखिए है नहीं तो हम लिखेंगे 0 और x3 की जगह क्या आ गया -1। इसी प्रकार तीसरा भी आधारी हल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए हमें तीनों आधारी हल प्राप्त हो गए। अब आप इनको देख सकते हो किसी में भी मान 0 नहीं है। देखिए इसमें केवल एक मान 0 आ रहा है लेकिन पूरा मान 0, तीनों का मान 0 नहीं है ना, इसका मतलब ये तीनों ही क्या है अनभ्रष्ट आधारी हल है।